देखो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट की जब हम बात करते हैं तो स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट को सबसे पहले हम देखते हैं इसका जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है। ऑब्जेक्टिव कहता है एन एक्ट टू डिफाइन एंड अमेंड द लॉ रिलेटिंग टू सर्टेन काइंड्स ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ। यानी कि एक ऐसा एक्ट है जो किन्हीं विशेष प्रकार के जो रिलीफ है, स्पेसिफिक रिलीफ जिन्हें आप कहेंगे, उन्हें डिफाइन करेगा और अमेंड करेगा, उसके रिलेटिंग ये लॉ है। अब एक्ट नंबर 47 ऑफ 1963, डेट ऑफ इनेक्टमेंट की आप बात करोगे तो 30 दिसंबर 1963। अगर इसके नाम की बात करेंगे स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट्स 1963 पूरे भारत पर लागू होगा। और अगर डेट ऑफ इन्फोर्समेंट की आप बात करते हैं तो 1 मार्च 1964। सीधा सीधा सा है। दूसरा इसके बाद सेक्शन 2 जो दिया हुआ वो दिया हुआ आपका डेफिनेशन पोर्शन या इंटरप्रिटेशन क्लॉज। ऑब्लिगेशन इंक्लूड्स एवरी ड्यूटी एनफोर्सेबल बाय लॉ। स्पेसिफिक रिलीफ में अगर आप ऑब्लिगेशन की बात करते हैं तो हर वह ड्यूटी जिस जो लॉ के द्वारा एनफोर्सेबल है, दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन। अब यहाँ जो मेन चीज जो देखने वाली है वो है सेटलमेंट। सेटलमेंट क्या है? सेटलमेंट एक इंस्ट्रूमेंट है। अब देखो इंस्ट्रूमेंट को अगर आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में आप ले जाकर के देखिएगा इंस्ट्रूमेंट को, या आप ले जाकर के देखिएगा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में, वहां डिफाइन किया हो कि व्हाट डू यू मीन बाय इंस्ट्रूमेंट। इंस्ट्रूमेंट मीन्स ए डॉक्यूमेंट बाय विच एनी राइट हैज बीन क्रिएटेड, एक्सटिंग्विश्ड, लिमिटेड, एक्सटेंडेड और वनिस्ड और कर्टेल्ड। ये क्या है? दैट इज मीन्स इंस्ट्रूमेंट। अब यहां सेटलमेंट की जब हम बात करते हैं, सेटलमेंट मीन्स ए इंस्ट्रूमेंट यानी कि मीन्स ए डॉक्यूमेंट अदर देन ए विल और कोडिसिल, जो विल से अलग होगा और कोडिसिल से अलग होगा, डिफाइंड बाय द इंडियन सक्सेशन एक्ट। इंडियन सक्सेशन एक्ट में विल और कोडिसिल को डिफाइन किया हुआ है। अब उससे अलग जिन डॉक्यूमेंट की हम बात करते हैं, मेनली जो ध्यान दीजिएगा, वेयर बाय द डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन क्या है? जिसे हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं, डेस्टिनेशन और डिवोल्यूशन ऑफ सक्सेसिव इंटरेस्ट इन मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी इज डिस्पोज्ड ऑफ और इज एग्रीज टू बी डिस्पोज्ड ऑफ। यानी कि सेटलमेंट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें कोई सक्सेसिव इंटरेस्ट अगर किसी व्यक्ति के पास आ रहे हैं तो उन्हें उस इंस्ट्रूमेंट, उस डॉक्यूमेंट के द्वारा उस कोई डिस्प्यूट अगर हुआ है तो उसको सेटल कर लिया गया है। दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। जिसे आप एग्रीमेंट कह देंगे या आप उसे कह देते हैं कॉम्प्रोमाइज, दैट इज कॉल्ड सेटलमेंट। अब ट्रस्ट को आप देख लेंगे, ट्रस्ट की मीनिंग की होकर सेम वो मीनिंग आपको यहाँ उठाकर रखना पड़ेगा जो सेक्शन 3 इंटर ट्रस्ट एक्ट में दिया हुआ है। वहां दे दिया हुआ ट्रस्ट इज एन ऑब्लिगेशन एनेक्स टू द ओनरशिप ऑफ प्रॉपर्टी। ट्रस्ट क्या है? एक ऑब्लिगेशन है प्रॉपर्टी के ओनरशिप के साथ जो अनेक्स्ट कर दी गई है। एंड अराइजिंग आउट ऑफ ए कॉन्फिडेंस रिपोज्ड इन, यानी कि जो एक विश्वास के द्वारा उत्पन्न हुई है, एंड इज एक्सेप्टेड बाय द ओनर, जिस विश्वास के साथ उस ओनर को एक्सेप्ट किया गया है, और डिक्लेयर्ड एंड एक्सेप्टेड बाय हिम फॉर द बेनिफिट ऑफ अनदर और अनदर्स एंड द ओनर। सीधा सा देखो, अगर आप देखोगे ट्रस्ट क्या है? एक विश्वास के द्वारा उत्पन्न होने वाले एक संव्यवहार है, ट्रांजैक्शन है, जो प्रॉपर्टी की ओनरशिप के साथ एनेक्स्ट कर दिया गया कि मान लीजिए अगर मेरी कोई प्रॉपर्टी है, अब इसकी देखरेख के लिए मैंने दीपक जी को इसका ट्रस्टी बना दिया है। दीपक जी इसमें ट्रस्टी है और मैं इसमें क्या हूँ? ऑथर हूँ। यानी कि क्योंकि मैंने ट्रस्ट क्रिएट की है, और ये जो ट्रस्ट प्रॉपर्टी है, ये ट्रस्ट प्रॉपर्टी होगी, सब्जेक्ट मैटर होगा इसका, और जो डीड है, जो डॉक्यूमेंट है, दैट इज कॉल्ड ट्रस्ट। अब ट्रस्टी की बात, अब इसमें आप देख लो, एंड इंक्लूड्स एन ऑब्लिगेशन इन द नेचर ऑफ ट्रस्ट विद इन द मीनिंग ऑफ चैप्टर 9 ऑफ दिस एक्ट। और इसमें इंक्लूड क्या की गई है? जो ट्रस्ट की जो नेचर है, वो ऑब्लिगेशन जो आपके चैप्टर 9 में दी हुई है उनको भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया है। ट्रस्टी इंक्लूड एवरी पर्सन होल्डिंग प्रॉपर्टी इन ट्रस्ट। ट्रस्टी में हर वो व्यक्ति होगा जो एज एज ट्रस्ट की प्रॉपर्टी को होल्ड करता है एज ए ट्रस्टी। और बाकी सारे मीनिंग की अगर आप बात करेंगे वर्ड एंड एक्सप्रेशन की, तो वो सभी उनके डेफिनेशन और अर्थ वहां से उठाएंगे
जो आपके इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में दिए हुए हैं। सेक्शन 3 में सेविंग दिया हुआ है। मेन जो आता है सेक्शन 4 से, आप देखते हैं कि जो स्पेसिफिक रिलीफ है, स्पेसिफिक रिलीफ किन व्यक्ति को दिया जाएगा। सीधा सीधा सा लिखा हो तो स्पेसिफिक रिलीफ इज टू ग्रांटेड ऑन द एनफोर्समेंट ऑफ सिविल राइट, नॉट द पेनल लॉज। केवल और केवल सिविल राइट जितने भी है उनके एनफोर्समेंट की अगर हम बात करेंगे तो उन परिस्थितियों में स्पेसिफिक रिलीफ ग्रांट किया जाएगा। स्पेसिफिक रिलीफ, सपोज कीजिए मेरे और दीपक जी के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है और उस कॉन्ट्रैक्ट को मेरी कुछ लायबिलिटी है, मैं उसे पूरा करूंगा, मैं उसे पूरा नहीं कर रहा हूं, तब वो उस कॉन्ट्रैक्ट यानी कि उन मेरी लायबिलिटी को परफॉर्म कराने के लिए स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल कर सकते हैं। दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक। केवल और केवल सिविल राइट के एनफोर्समेंट की हम बात करते हैं। अब सबसे दो चीजें जब हम देखते हैं, दो चीजें आप देखते हैं, एक होती है मूवेबल प्रॉपर्टी, एक होती है इमूवेबल प्रॉपर्टी। अगर किसी व्यक्ति को मूवेबल और इमूवेबल प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया जाता है, फिर उस प्रॉपर्टी को वापस रिकवरी के लिए हमारे पास क्या साधन है, उसके लिए सेक्शन 5 और 6 दिए हुए इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिगार्डिंग। भाई सीधी सी बात है, अगर दीपक जी को उनकी प्रॉपर्टी से बाहर निकाल दिया जाए तो दीपक जी क्या करेंगे, एक सूट फाइल करेंगे। सूट कहाँ फाइल करेंगे, भाई प्रॉपर्टी की वापसी के लिए कि भैया मेरी प्रॉपर्टी से तरुण सर ने मुझे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया गलत तरीके से, या मैं अगर किराए पर भी रह रहा था तो भी इन्होंने मुझे गलत तरीके से जबरदस्ती उठा करके बाहर फेंक दिया। ये मान लीजिए अगर दीपक जी या कोई भी इसको इस चीज का ध्यान रखिए कि अगर आपके यहाँ किराएदार है या किसी व्यक्ति ने जबरदस्ती आके रहना भी शुरू कर दिया है, तो लो ये कहता है आप उसे ड्यू प्रोसेस के द्वारा बाहर करेंगे, इजेक्ट करेंगे। अब मान लीजिए टेनेंट है, किराएदार है, आपने रेंट एग्रीमेंट बनाया, रेंट एग्रीमेंट के द्वारा सीधे सीधे से उसे मकान आपने किराए पर दिया, 5 महीने हुए किराया दिया, छठे महीने से उसने किराया देना बंद कर दिया, किराया देना बंद कर दिया, साल हो गए, 1.5 साल हो गए, अब आप क्या करेंगे, उसका उठाकर सामान तो बाहर फेंक नहीं सकते। उसके लिए क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का एक सूट फाइल दिया, उठा करके बाहर फेंक दोगे, ज्यादा से ज्यादा इतना ही तो होगा कि आप उसे उठाया और बाहर फेंक दिया। अब वो व्यक्ति क्या करेगा, जब दीपक जी ने उसका सामान उठाया और बाहर फेंक दिया, ए पर्सन एंटाइटल्ड टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि एक व्यक्ति जो किसी स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी का पोजीशन के लिए एंटाइटल है, रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, यानी कि सीपीसी में क्या दिया, सीपीसी में सूट फाइल करने का प्रोसीजर किया दिया हुआ है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सेक्शन 5 की प्ली लेते हुए सेक्शन 6 में वो एक सूट फाइल करेगा, क्योंकि प्रोसीजर में दिया हुआ सेक्शन 6 की जो कंडीशन है वो क्या है, केवल और केवल अगर किसी व्यक्ति को, किराएदार को, जिसने जो ना 1.5 साल से किराया नहीं भी दिया था दीपक जी का, जब दीपक जी ने उसका सामान उठा करके बाहर फेंक दिया तो क्या करेगा वो, इस्यूड बाय पर्सन डिस्पोजेस्ड ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि उस व्यक्ति के द्वारा एक सूट फाइल किया जाएगा। सूट जब फाइल करेंगे तो उसमें कंडीशन ये है कि इफ एनी पर्सन इज डिस्पोजेस्ड विदाउट हिज कंसेंट, इनके किराएदार को बिना इनकी सहमति के दीपक जी ने निकाला, ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अदरवाइज देन इन ड्यू कोर्स ऑफ लॉ, बिना ड्यू कोर्स के उठाया सामान बाहर फेंक दिया, ही और एनी पर्सन थ्रू whom he has been इन पोजीशन और एनी पर्सन, यानी कि या तो स्वयं या उस व्यक्ति के द्वारा, जिस व्यक्ति के द्वारा वो उस मकान के कब्जे में था। मान लीजिए कोई व्यक्ति है और उसका परिवार उस कब्जे में रह रहा है, उस मकान में किराए पर रह रहा है, और एनी पर्सन क्लेमिंग थ्रू हिम, जो उस व्यक्ति के थ्रू क्लेम कर रहा हो, बाई सूट एक वाद संस्थित करेगा। जो इंस्टीट्यूशन की हम बात करते हैं, सेक्शन 26 आपको बताता है सीपीसी का, जो शूट किस तरीके से इंस्टीट्यूट होगा, वहां सीधा चलेगा, द शूट शैल बी इंस्टीट्यूटेड बाय प्रेजेंटेशन ऑफ प्लेंट, आपको एक प्लेंट फाइल करना होगा, बाय सूट रिकवर पोजीशन दियर ऑफ। अब मेन लाइन जो ये देख लीजिए, नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट, चाहे उसका टाइटल किसी अन्य व्यक्ति के पास भी हो तो उस स्थिति में भी वो उस प्रॉपर्टी से, जिस प्रॉपर्टी से उसे बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाहर किया गया है इमूवेबल प्रॉपर्टी से, उस प्रॉपर्टी के वापस पोजीशन के लिए सूट फाइल कर सकता है, बशर्ते कि उसने विद इन 6 मंथ उस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए सूट फाइल किया हो।
लिखा हुआ है नो सूट अंडर दिस सेक्शन शैल बी ब्रॉट, कोई भी ऐसा वाद इस सेक्शन के अंतर्गत इस धारा के अकॉर्डिंग नहीं लाया जाएगा। कब? आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के बाद भैया। 6 महीने कौन से? फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्पोजिशन, जिस दिन दीपक जी ने अपने किराएदार का सामान उठा करके बाहर फेंका था, उस दिन से 6 महीने के बाद अगर वो व्यक्ति दीपक जी के अगेंस्ट प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए सूट फाइल करता है तो वो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग तो लाई नहीं होगा। और अगेंस्ट द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट ने भी अगर उठा के अगर किसी व्यक्ति को बाहर फेंक दिया तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग तो वो लाई करता नहीं स्पेसिफिक परफॉर्मेंस में, वो चाहे सीपीसी में बेशक चला जाए, लेकिन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस एक्ट के अकॉर्डिंग वो व्यक्ति प्रॉपर्टी की जब पोजीशन की हम बात करते हैं उसके रिकवरी के लिए सूट फाइल नहीं कर सकता। अब अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति ने सूट फाइल किया और उसमें कोई भी आदेश या डिक्री हुई, ऑर्डर या डिक्री पास हुई, तो अब उस स्थिति में उस ऑर्डर के और उस डिक्री के अगेंस्ट ना तो कोई अपील होगी और ना ही कोई रिव्यू होगा। प्रिया बताओगे फिर बेटा क्या होगा? रिवीजन होगा। हाँ, यानी कि नो अपील शैल लाई फ्रॉम एनी ऑर्डर और डिक्री पास्ड इन एनी सूट इंस्टीट्यूटेड अंडर दिस सेक्शन, अगर इस सेक्शन के अकॉर्डिंग कोई सूट फाइल हुआ और उस सूट में ऑर्डर हो सकता है, डिक्री होगा, ठीक है। और जब उस ऑर्डर और डिक्री की हम बात करेंगे उसके अगेंस्ट ना तो कोई अपील लाई करती है और ना ही कोई रिव्यू, केवल और केवल रिवीजन आप कर सकते हैं। अब दूसरा ये देखिए, नथिंग इन दिस सेक्शन शैल बार एनी पर्सन फ्रॉम सुइंग टू एस्टेब्लिश हिज टाइटल टू सच प्रॉपर्टी एंड टू रिकवर पोजीशन देयर ऑफ। अब ये क्या है, इस सेक्शन के अकॉर्डिंग किसी व्यक्ति को क्या है, उस व्यक्ति को बार नहीं किया जाएगा जो अपने किसी टाइटल को एस्टेब्लिश करता है, टाइटल को एस्टेब्लिश करने की बात करता है और या प्रॉपर्टी के पोजीशन की बात, प्रॉपर्टी की रिकवरी की बात करता है। भैया यहां तक किसी को कोई डाउट है? बेटा चलो आगे देख लो। अब आ जाते हैं हम इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। खुश? सर ये जो इधर स्टेटमेंट लिखा हुआ है नॉट विद स्टैंडिंग एनी अदर टाइटल दैट मे बी सेट अप इन सच सूट, इसका क्या मतलब हुआ? यानी कि कोई अगर देखो सीधी सी बात है, अब पता लगा दीपक जी का मामला जो है चल रहा है किससे, अपने पिताजी से भी बात चल रहा है उस प्रॉपर्टी को लेकर, उनका टाइटल भी डिसाइड होना है या कुछ भी चल रहा है, अगर इन्होंने अपने किराएदार को बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के बाहर कर दिया है तो किसी भी सारी चीजों के होते भी जिस संपत्ति को वो कब्जे में था किराएदार इनका, उस संपत्ति के वापस पोजीशन के लिए सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग सूट फाइल कर सकता है। क्लियर कट? ओके सर। ठीक है ना। दूसरा ये कि अगर इस सूट में अगर सीधा सा आप ये मान लीजिए कि दीपक जी ने उसे वो प्रॉपर्टी बेच दी, प्रॉपर्टी बेच दी या एग्रीमेंट टू सेल कर दिया, एग्रीमेंट टू सेल में उसे आपने जो है दीपक जी ने उसे उसका कब्जा भी दे दिया, एग्रीमेंट टू सेल के अकॉर्डिंग कब्जा ले लिया। अब केवल और केवल क्या है, कुछ रिमेनिंग अमाउंट आना है और सेल डीड एग्जीक्यूट होनी है, ठीक है। आप इसे ले जाकर के देखोगे ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के पार्ट परफॉर्मेंस है। अब क्या होगा, जो इनके किराएदार है जिन व्यक्ति को इन्होंने एग्रीमेंट टू सेल किया था, ना तो उन्होंने सेल डीड एग्जीक्यूट करा रहे थे और ना ही पैसे दे रहे थे, जो बच रहे होते पैसे भी काफी सारे बचे हुए थे, केवल उन्होंने तो एक टोकन अमाउंट दिया था, उसी के फर्दरेंस में इन्होंने दीपक जी ने कब्जा दे दिया। अब जो कोई टोकन अमाउंट नहीं दिया तो दीपक जी ने क्या करा, उठा के सूट फाइल कर दिया, वो उठा के उन्हें बाहर फेंक दिया। अब उस स्थिति में दो चीजें आ गई, एक तो एग्रीमेंट टू सेल भी है, एग्रीमेंट टू सेल की अगर हम बात करते हैं वो सीधे सीधे से वहां ये भी कहते हैं कि कोई भी ट्रांजेक्शन कोई भी ट्रांसफर खाली इस वजह से वॉइड नहीं होगा कि उसकी क्या है, सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं हुई है। अब वो चीज भी डिसाइड होनी है उन सारी चीजों के अकॉर्डिंग। अब दूसरे वाले व्यक्ति ने एक सूट फाइल किया कि भैया
कि मैंने इन्होंने एक एग्रीमेंट टू सेल किया था, उस एग्रीमेंट टू सेल के अकॉर्डिंग मैं इनके पैसे देने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये सेल डीड एग्जीक्यूट नहीं कर रहे हैं और मुझे बिना ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के इन्होंने प्रॉपर्टी से डिस्पोजेस कर दिया। अब कोर्ट के सामने उसकी जो प्रेयर है वो ये है कि मेरा एक तो मुझे प्रॉपर्टी का कब्जा वापस दिला दिया जाए जिसके मैं कब्जे में था 1.5 साल से, और मैं क्योंकि इन्हें पैसे देना चाहता हूँ, पैसे अपने ले करके ये मेरे फेवर में सेल डीड एग्जीक्यूट कर दें। अब इसमें देखो यहाँ पे 2 चीजें आ गई, एक तो क्या एग्रीमेंट टू सेल जो हुआ था उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस भी इन्होंने डाल दिया इनके किराएदार ने कि इनके खिलाफ, या किराएदार को नहीं उसको कहेंगे जिस व्यक्ति के फेवर में एग्रीमेंट टू सेल हुआ, और साथ में प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए भी उसमें प्ली ले रखी है। चाहे वो बेशक और कोई भी टाइटल उस सूट में उस सूट के द्वारा कोई भी सेटअप जरूर किए जा रहे हो, लेकिन उस वो व्यक्ति सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग प्रॉपर्टी के रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है। क्लियर है? जी सर, थैंक यू। हर्षित कुछ कह रहे थे आप? सर इसमें सेक्शन नंबर 6 में स्पेसिफिक रिलीफ की प्रोविजन दे रखा है, पर उसको रिलीफ के लिए प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए सीपीसी में जाके सूट फाइल करना पड़ेगा। अरे भैया ऐसा होता है, देखो आप इस चीज को मान लीजिए, जब आप किसी सिविल राइट के एनफोर्समेंट की बात करते हैं तो उसकी प्रक्रिया आपने सीपीसी में दी हुई है। जो सिविल प्रोसीजर कोड है वो प्रक्रिया है जो सिविल कोड में अपनाई जाती है। अब अगर आप स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जाओगे तो कहाँ जाओगे? क्रिमिनल कोर्ट में तो जाओगे नहीं। प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए, प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए आप सिविल कोर्ट में जाओगे, तो सिविल कोर्ट में प्रक्रिया वो अपनाई जाएगी आपकी जो सिविल प्रोसीजर कोड में दी हुई है। नया बात समझ में? नहीं सर, मैं यही तो कह रहा हूँ, यहाँ पे तो प्रावधान दे रखा है, हमें जाना सीपीसी में ही पड़ेगा। लिख रहा भी है पीछे सेक्शन 5 में, बीआरएफ लेकर नहीं बैठे, तो देर से आए हो। नहीं, बीआर एक्ट है मेरे पास। देखो सेक्शन 5 में यही तो लिखा हुआ है, ए पर्सन एंटाइटल्ड टू पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी मे रिकवर इट इन द मैनर प्रोवाइडेड बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। और क्या दिया हुआ 5 में? अब यही तो बताया था पहले। अब देखो सेक्शन 5 और 6 बात करते हैं आपकी इमूवेबल प्रॉपर्टी की, ये आपने देख लिए। सेक्शन 7 जो सेक्शन 7 की हम बात करते हैं वो बात करता है रिकवरी ऑफ स्पेसिफिक मूवेबल प्रॉपर्टी। क्लियर? अब देखो जैसे आपने सेक्शन 5 में पढ़ा, ए पर्सन एंटाइटल टू द पोजीशन ऑफ स्पेसिफिक इमूवेबल प्रॉपर्टी, यहाँ पे लिखा हुआ है मूवेबल प्रॉपर्टी, may recover it in the manner provided by the code of civil procedure। बस केवल एक आई एम हटा दिया, बाकी मूवेबल प्रॉपर्टी। तो 5 और 7 की जब आप बात करोगे, सेक्शन 5 बात करता है रिकवरी ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और सेक्शन 7 बात करता है रिकवरी ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। और दोनों के लिए प्रक्रिया कौन सी अपनानी पड़ेगी? जो आपने सिविल प्रोसीजर कोड में दी हुई है। इसका एक्सप्लेनेशन आप देख लिए। ट्रस्टी की जब आप बात करते हो, ट्रस्टी मे सू अंडर दिस सेक्शन फॉर द पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी टू द बेनिफिशियल इंटरेस्ट इन विच द पर्सन फॉर हुम ही इज ट्रस्टी इज एंटाइटल्ड। यानी कि ट्रस्टी भी अगर किसी, देखो ट्रस्टी कौन है? जिसके फेवर में कोई ट्रस्ट एग्जीक्यूट की हुई है, जिसको कोई ऑब्लिगेशन दी हुई है, जिसके ऊपर कोई कॉन्फिडेंस बनाया हुआ। अब ये हर्षित जी हैं, हर्षित जी ने क्या है, एक अपने जो है जो गोल्ड का ऑर्नामेंट है वो कुछ समय के लिए दीपक जी के पास रख दिए। अब यहाँ पे दीपक जी के पास, क्योंकि दीपक जी मैं बाहर जा रहा हूँ कुछ समय के लिए घूमने के लिए, जो ऑर्नामेंट है आप इन्हें अपने पास रख लिए ट्रस्ट करके कुछ। अब ये जो क्या है, ये एक ट्रांजेक्शन हो गया ट्रस्ट का। अब यहाँ पे दीपक जी क्या हो गए इसमें? ट्रस्टी। अब दीपक जी जब ट्रस्टी होते हैं, सपोज कीजिए वहां से दीपक जी ने उठा करके अपनी अलमारी में रखते हैं। एक दिन इनके पास हर्षित मेहता जी आते हैं घूमने के लिए, ऐसी चाय पीने के लिए। वो देखते हैं कि दीपक जी के पास ऑर्नामेंट रखे हुए हैं, क्योंकि दीपक जी उन्हें चेक कर रहे थे। वो दीपक जी से उन्हें छीन करके ले जाते हैं। अब यहाँ पे ये जरूरी नहीं है कि हर्षित भारद्वाज जी ही सूट फाइल करेंगे इसके लिए। यहाँ पे दीपक जी भी सूट फाइल कर सकते हैं उन ऑर्नामेंट्स के रिकवरी के लिए कि भाई आई हैव बीन इन पोजीशन ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट फॉर विच आई हैव बीन मेड ट्रस्टी, या विच हैव बीन एंट्रस्ट टू मी बाय द हर्षित भारद्वाज जी एंड द हर्षित मेहता
forcefully or by fraudulently taken over from me, then the Deepak ji is entitled for suit for recovery of recovery of possession of movable property as per the section 7 of specific relief act. वो तो यानी कि जो उसका एक्सप्लेनेशन कहता है कि अगर दीपक जी ट्रस्टी हैं तो ट्रस्टी भी उस प्रॉपर्टी की रिकवरी के लिए सूट फाइल कर सकता है। अब दूसरा आपका जो एक्सप्लेनेशन कहता है ए स्पेशल और टेम्परेरी राइट टू द प्रेजेंट पोजीशन ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी इज सफिशिएंट टू सपोर्ट ए सूट अंडर दिस सेक्शन, यानी कि जो हम ऊपर दीपक जी वाला जो राइट था वो केवल स्पेसिफिक और टेम्परेरी राइट था, उसको प्रॉपर्टी को कब्जे में रखना कि भाई जब तक ही तो है वो ऑर्नामेंट के बाद जब तक हर्षित भारद्वाज जी वापस आते, जैसे हर्षित भारद्वाज जी वापस आते ये इनसे ले लेते। तो ये केवल इतना राइट ही जो इनका टेम्परेरी और स्पेशल राइट है इतना ही काफी है इस सेक्शन के अकॉर्डिंग सूट फाइल करने के लिए। भैया इसमें किसी को कोई दिक्कत है? अब liability of a person in possession not as owner to deliver to person entitled to immediate possession। आप देखो ये मान लीजिए कि जो हर्षित मेहता जी हैं, हर्षित मेहता जी ने वो ऑर्नामेंट उनसे लिए थे, या ये मान लीजिए जो हर्षित भारद्वाज जी, हर्षित भारद्वाज जी ने दीपक जी को वो ऑर्नामेंट दिए थे। अब any person having the possession or control of a particular article, जिन्हें आप गोल्ड ऑर्नामेंट्स कर रहे थे, of movable property of which he is not the owner, दीपक जी उसके ऑनर नहीं है, may be compelled specifically to deliver it to the person entitled to its immediate person। जब हर्षित भारद्वाज जी आए दीपक जी ने देने से मना कर दी, तो अब यहाँ पर सेक्शन 8 जो बताता है ये लाइबिलिटी बता देता है दीपक जी की, अरे भाई दीपक जी आप जो है इन्हें तुरंत के तुरंत इन्हें वापस कीजिए, क्योंकि इसके इमीडिएट ऑनर जो इमीडिएट पोजीशन है वो हर्षित भारद्वाज जी का बनता है। अब किन विशेष परिस्थितियों में? When the thing claimed is held by the defendant, जब डिफेंडेंट को होंगे क्योंकि सूट फाइल किया जाएगा हर्षित भारद्वाज जी के द्वारा, और तो वो प्लेंटिफ होंगे, और दीपक जी के क्योंकि अगेंस्ट किया जा रहा है तो दैट्स व्हाई दीपक जी शैल बी कॉल्ड एज डिफेंडेंट। व्हेन द थिंग क्लेम्ड इज हेल्ड बाय द डिपेंडेंट एज एजेंट और ट्रस्टी ऑफ द प्लेंटिफ। अब यहाँ पे दीपक जी क्या है, इनके एजेंट थे या इनके ट्रस्टी थे? ट्रस्टी थे क्योंकि कुछ समय के लिए इन्हें वो ऑर्नामेंट्स देके गए थे। पहली स्थिति तो ये है, तो इस स्थिति में दीपक जी की लायबिलिटी क्या होगी कि वो जो थिंग्स इनके पास है, वो जो ऑर्नामेंट इनके पास है, उसको वो इमीडिएट पोजीशन क्योंकि हर्षित भारद्वाज जी का जैसे वो आए मांगे उन्हें वापस डिलीवर कर दे। वेन कंपनसेशन, अब इन्होंने नहीं करते समझ लीजिए, या कुछ भी बात है या खो देते हैं। When compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief for the loss of the thing claimed, अब जो सपोज कीजिए दीपक जी से खो जाते हैं, हर्षित भारद्वाज जी कहते हैं अरे दीपक जी भैया ये तो मेरे पुरातन काल वाले थे, पुश्तैनी ज्वेलरी थी, ये तो मिलेगी भी नहीं, इनकी तो अपने आप में बहुत वैल्यू है, मेरी तो माता जी को हार्ट अटैक आ जाएगा अगर उन्हें पता लगेगा उनकी भैया पुश्तैनी जो ज्वेलरी है वो खो गई। उस स्थिति में क्या है, when compensation in money would not afford the plaintiff adequate relief, अगर ये उसकी भरपाई भी कर दे दीपक जी, तो उस स्थिति में जो ये इनकी जो वस्तु इन्होंने खोई है दीपक जी ने, तो कंपनसेशन पैसे दे भी रहे तो उससे भी कोई रिलीफ नहीं मिलता उन्हें, क्योंकि पता है जैसी माता जी को पता लगेगा वो नमस्ते कर जाएंगी। दूसरा, when it would be extremely difficult to ascertain the actual damages caused by its loss, अगर अपने आप में इस बात का अंदाजा लगाना ही बहुत मुश्किल हो, अगर कंपनसेशन इन मनी की बात भी कर ले, इस बात का अंदाजा लगाना भी मुश्किल हो कि भैया नुकसान कितना हो जाएगा अगर ये खो गए हैं, तो उस स्थिति में क्या होगा भैया, दीपक जी की जिम्मेवारी है कि भैया इन्हें वो ऑर्नामेंट्स कहीं से भी ढूंढ कर लावे दे दें, भैया ध्यान रखना मत इस तरीके से ट्रस्टी बन के कभी गलती से कोई रख ले। ये सेक्शन सीधे से आपको ये बता रहा है आप केवल इतने ही काम की जिम्मेवारी लेंगे जितना आप झेल सकते हैं, कर सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में सेक्शन 8 आपको इतना परेशान कर देगा आप समझ भी नहीं पाएंगे। When the possession of thing claimed has been wrongfully transferred from the plaintiff,
जहां wrongfully plant up, या जो सीधे सीधे से जहां दीपक जी ने wrongfully by fraudulently या फोर्सफुली उन्होंने हर्षित भारद्वाज जी से लिए हो, तो इन स्थिति में दीपक जी की जिम्मेवारी है कि वो उस प्रॉपर्टी को एज इट इज वापस दे दें, और नहीं दे रहे हैं तो हर्षित भारद्वाज जी सेक्शन 7 के अकॉर्डिंग सूट फाइल करते हैं, जिसमें कोर्ट डिसाइड कर देगा, कोर्ट फिर इस बात का आदेश दे देगा। It is directed to the Deepak ji that the things such and such has been delivered to Deepak ji from the Harshit Bharadwaj ji as a trustee, must deliver it within 1 or 2 days. अब देखिए एक चीज और है, हमने यहाँ तो ये देख लिया, इसके बाद इसकी जो एक्सप्लेनेशन है वो बताते हैं प्रोजेक्शन। Unless until its contrary is proved, the court shall in respect of any article of movable property, यानी कि कोई भी मूवेबल प्रॉपर्टी की जब बात कर रहे हैं, उसके आर्टिकल की बात कर रहे हैं, तो उसके बारे में कोर्ट क्या है, एक उपधारणा करता है, प्रिजम्पशन करता है, क्या, जो हमारे क्लॉज बी और सी है, क्लॉज बी और सी कहते हैं कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ, और दूसरा इसके बारे में जब क्या नाम है कितना नुकसान होगा इस बात का अंदाजा लगाना बहुत मुश्किल है, तो इस बारे में इन दोनों के बारे में उपधारणा ये करता है, कंपनसेशन इन मनी वुड नॉट अफोर्ड द प्लेंटिफ एडिक्वेट रिलीफ देगा ही नहीं, और द फॉर द लॉस ऑफ द क्लेम, और एज द केस में बी that it would be extremely difficult to ascertain the actual damages caused by its loss। सीधे सीधे से बी और सी के बारे में कोर्ट इस बात को शैल प्रिज्यूम करेगा कि कंपनसेशन मनी की बात करते हैं क्लॉज बी में, तो भैया एडिक्वेट रिलीफ नहीं देता है, और अगर डैमेजेस की बात करते हैं तो उस डैमेजेस की जो है उसका भी अंदाजा लगाना मुश्किल है कि कितना नुकसान हो सकता है। सेक्शन 8 तो ये हो गया भैया। सेक्शन 9 सीधे सीधे से ये कहता है कि डिफेंस की बात करते हैं, सूट फॉर रिलीफ बेस्ड ऑन कॉन्ट्रैक्ट एक्सेप्ट अदरवाइज प्रोवाइडेड हियरिंग, यानी कि उन रिलीफ की हम बात करेंगे जो कॉन्ट्रैक्ट के प्रोविजन के अकॉर्डिंग आप क्लेम करते हो, वेयर एनी रिलीफ इज क्लेम्ड अंडर दिस चैप्टर इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी कि अगर दीपक जी के मेरे बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ है पढ़ने पढ़ाने का और उसके स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की बात करती है, तो द पर्सन अगेंस्ट whom द रिलीफ इज क्लेम्ड, यानी कि मेरे अगेंस्ट इन्होंने एक सूट फाइल किया कि भाई सर पढ़ाई नहीं रहे, इन जगहों पढ़ाएं, मे प्लीड बाय योर डिफेंस एनी ग्राउंड, फिर उस स्थिति में मैं क्या करूंगा, मैं उन ग्राउंड की प्ले ले सकता हूं जो मुझे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से मिले हुए हैं, विच इज अवेलेबल टू हिम अंडर एनी लॉ रिलेटिंग टू कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित। मैं सीधा देखो, अगर कॉन्ट्रैक्ट से संबंधित किसी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए सूट फाइल किया जाता है, कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए, तो जो डिफेंडेंट है, डिफेंडेंट के पास ये लिबर्टी है, तो वो उन ग्राउंड को, उन डिफेंस को अवेल कर सकता है, प्लीड कर सकता है जो कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड किसी भी लॉ से उसे मिले हुए हैं, सीधा सा है। अब इसको सेक्शन 10 भैया देख लीजिए, ये थोड़ा सा छोटा सा तो लगता है लेकिन थोड़ा सा बड़ा सा है, क्योंकि सेक्शन 10 जो कहता है जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस इन रेस्पेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट की आप बात करते हो तो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का जो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस है उसके लिए क्या प्रावधान है, the specific performance of a contract shall be enforced by the court subject to the provision contained in subsection 2 of section 11, section 14 and section 16। जब किसी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की हम बात करेंगे तो कोर्ट क्या देखेगा, कोर्ट ये देखेगा कि भैया जो सबसेक्शन 2 और सेक्शन 11 है, सेक्शन 14 है और सेक्शन 16 है, उसकी कंप्लायंस पूरी होती है या नहीं है। अब देखो सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 क्या कहता है, ये सीधे सीधे से कहता है जहां ट्रस्टी है उस ट्रस्टी ने उसने अपने राइट से बाहर जाकर के, एक्सेस में जाकर के, अपनी पावर से बाहर के जाकर के, या उस ट्रस्ट का ब्रीच किया है, कैन नॉट बी स्पेसिफिकली एनफोर्स्ड एज अ कॉन्ट्रैक्ट जो किसी ट्रस्टी के द्वारा किया गया है और ट्रस्टी ने अपनी पावर से बाहर जाकर के किया है, या उस ट्रस्ट के ब्रीच करके किया है, तो उस स्थिति में इस तरीके का जो कॉन्ट्रैक्ट होगा उसको एनफोर्स नहीं कराया जा सकता। सेक्शन 14 भैया ये कहता है कि बेरक्ट होगा आपके पास सभी के पास, मैंने शायद इसमें बनाई नहीं है, 12 तक ही बनाई थी। सेक्शन 14 ये कहता है कि कॉन्ट्रैक्ट कौन कौन से जो कॉन्ट्रैक्ट है जिनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता,
भाई सीधी सी बात देखते हो कि आप जो सब्स्टिट्यूटिव परफॉर्मेंस जिसका आपने करा लिया हो सेक्शन 20 में, उन सभी कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता जो सेक्शन 10 में आप लेकर के चल रहे हो। सब्जेक्ट टू सब जो सब सेक्शन 10 ये कहता है सब्जेक्ट टू द सबसेक्शन 2 ऑफ सेक्शन 11 एंड सेक्शन 14 एंड सेक्शन 16 द कोर्ट शैल इन्फोर्स ए कॉन्ट्रैक्ट। वहां उसकी जब प्ली कहते हैं तो कॉन्ट्रैक्ट सेक्शन 14 ये बताता है कि किन किन सेक्शन का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता। तो सेक्शन 14 में कह दिया कि जो सबसे पहली बात है जो उसकी एक क्लॉज है, where a party to a contract has obtained specific performance of a contract in accordance with the provision of section 20। जब सेक्शन 20 के प्रोविजन के अकॉर्डिंग किसी पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया हो। अब देखो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की अगर बात करते हो तो आपको सेक्शन 20 खोल लीजिएगा। सेक्शन 20 बताता है कि जो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस है वो है क्या। सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस की जब आप बात करोगे आप ये मान लीजिएगा कि जो अगर मुझे दीपक जी से कोई काम कराना है उसके बदले में मैंने दूसरा काम करा लिया, अगर इन जनरल आप समझते हो तो ये शब्दों से। अब इसका प्रोविजन देख लीजिए सेक्शन 20 जो कहता है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट विदाउट प्रेजुडिस टू द जनरलिटी ऑफ प्रोविजन कंटेन्ड इन इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की जो प्रोविजन है उनको बिना किसी उस पर प्रभाव डाले हुए एंड एक्सेप्ट एज अदरवाइज एग्रीड अपॉन बाय द पार्टी, जहां दोनों पक्षकारों ने आपस में तय कर लिया है, where the contract is broken due to non performance of promise by any party। यानी कि मैंने दीपक जी को पढ़ाना बंद कर दिया, नॉन परफॉर्मेंस तो कॉन्ट्रैक्ट टूट गया। द पार्टी हु सफर बाय सच ब्रीच, यानी अब दीपक जी क्या इन्हें नुकसान होगा, shall have the option to substitute it performance थ्रू ए थर्ड पार्टी। तो फिर उसके लिए क्या कहेंगे, ठीक है तनु सर आप नहीं पढ़ा रहे तो मुझे जी से पढ़वा दो, और बाई his own agency and recover the expenses and other cost actually incurred, spent or suffered by him from a party committing such breach। और दीपक जी ने कहा ठीक है अब मनीष जी से पढ़ूंगा तो पैसे मुझे इसके आप दे दो जो नुकसान हुआ है, हमने वो पैसे दे दिए, तो इसका क्या हुआ सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो गया। अब जब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस इसका हो गया तो सेक्शन 14 में क्या कहते हैं, ये सेक्शन 14 ये कहते हैं कि पहले क्लॉज में कि ऐसे सभी मामले ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट जिसमें क्या है सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस हो चुका है सेक्शन 20 के अकॉर्डिंग उनका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं होगा। इसलिए जब यहाँ ये बात देती तो सेक्शन 10 जो है क्या जनरल प्रोविजन है और ये कहता है कि कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि किसी भी कॉन्ट्रैक्ट के स्पेसिफिक परफॉर्मेंस की जब आप बात करेंगे कि भैया इसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो भी सकता है या नहीं, तो सेक्शन स्पेसिफिक परफॉर्मेंस हो सकता है या नहीं इस बात के लिए सेक्शन 14 में जाएगा। सेक्शन 14 में पहले बता देगा अगर सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस करा लिया है तो भैया नहीं होगा। अब सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस को समझने के लिए सेक्शन 20 में जाएगा। सेक्शन 20 के पहले क्लॉज में कह दिया कि भैया पैसे लेकर के किसी या तो थर्ड पार्टी से या अपनी एजेंसी से जो डैमेजेस है वो उसने ले लिया, आपस में दोनों ने तय कर लिया। इसका मतलब अब उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए जो दीपक जी है मेरे आगे सूट फाइल नहीं कर सकते। दूसरा ये कहता है नो सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस ऑफ ए कॉन्ट्रैक्ट अंडर सबसेक्शन 1 shall be undertaken unless the party who suffers such breach has given a notice in writing or not less than 30 days to a party in breach, calling upon him to perform the contract within such time as specified in the notice, and on his refusal or failure to do, he may get the same performed by third party or his by own agency, provided that the party who suffers a breach shall not be entitled to recover the expenses and cost under subsection 1 unless he has got the contract performed through a third party or by his own agency। अब ये देखो सीधा सा इसने ये कह दिया कि भैया सबसेक्शन 1 में कोई भी जो है कॉन्ट्रैक्ट का सब्स्टिट्यूटेड परफॉर्मेंस नहीं होगा जब तक उसने जो है दीपक जी मुझे 30 दिन का नोटिस ना दे, और 30 दिन के नोटिस पे जब मैं रिफ्यूजल हो जाए तो उसके बाद क्या होगा ये किसी थर्ड पार्टी से अपना रिफ्यूज वो परफॉर्म करा लेंगे, परफॉर्म कराने के बाद ये मुझसे क्लेम कर लेंगे। When the party suffering breach of contract has got the contract performed through a third party or by his own agency after giving notice under subsection 1, he shall not be entitled to claim relief of specific performance against the third party breach। और फिर उसके बाद जब ये सारी चीजें करा लेंगे तो ये मेरे अगेंस्ट क्या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल नहीं कर सकते। अब जो सेक्शन 14 का सेकंड क्लॉज कहता है कि अगर किसी कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच हुआ
और उसका स्पेसिफिक परफॉर्मेंस कराया जाना है। स्पेसिफिक परफॉर्मेंस अगर कोड आदेश देता है तो क्या है, वो कंटिन्यूअस ड्यूटी को इन्वॉल्व कर देता है, जो कि जिसको सुपरवाइज करना मुश्किल है। तो उस स्थिति में क्या, एक कॉन्ट्रैक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ विच इन्वॉल्व द परफॉर्मेंस ऑफ अ कंटिन्यूअस ड्यूटी विच द कोड कैन नॉट सुपरवाइज। या जो दीपक जी अभी तक परेशान हुए बैठे थे, ये सोच रहे थे कि मेरे अगेंस्ट ये स्पेसिफिक परफॉर्मेंस का सूट फाइल करा लेंगे कि भैया तरुण जी से तो मैं जबरदस्ती पढ़ ही लूंगा, लेकिन जो सेक्शन 14 का क्लॉज 3 है वो ये कहता है कि ऐसे सभी कॉन्ट्रैक्ट जो किसी व्यक्ति की पर्सनल स्किल पर, पर्सनल क्वालिफिकेशन पर बेस्ड होते हैं, उन कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं कराया जा सकता। और या कॉन्ट्रैक्ट की, उन कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं हो सकता जो अपने आप में उसकी नेचर से क्या है, डिटरमाइनेबल है। वो खुद ही उसमें तय कर दिया गया कि अगर कोई भैया नुकसान होगा तो इसके लिए इतनी भरपाई होगी। कॉन्ट्रैक्ट में क्लास डाल के चले कि इसके नुकसान अगर मैं इन्हें नहीं बढ़ाता हूँ तो ना पढ़ाने वाली स्थिति में इन्हें भैया जो नुकसान के रूप में इनकी पूरी फीस वापस करूंगा, और अगर कोई बड़ी हुई फीस ही आगे देंगे तो उस बड़ी हुई फीस को भी मैं इन्हें पे करूंगा। अब सेक्शन 11 की जब आप बात करते हैं, केसेस इन विच स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट कनेक्टेड विद ट्रस्ट एनफोर्सेबल एक्सेप्ट एज अदरवाइज प्रोवाइडेड इन दिस एक्ट। अन्यथा जब तक यहाँ कोई उपबंध ना दिया हो, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट शैल बी एनफोर्स्ड व्हेन द एक्ट एग्रीड टू बी डन इन द परफॉर्मेंस होली और पार्टली ऑफ ए ट्रस्ट। अब अगर जो है दीपक जी को क्या है, एज ए ट्रस्टी बनाया था, तो एज ए ट्रस्टी इन्होंने कोई कॉन्ट्रैक्ट इन्होंने किया, देखा कि वो रखे रखे पुराने हो गए, तो पुराने होने के लिए, पुराने होने के बाद उनकी फिनिशिंग के लिए, सफाई के लिए, या दीपक जी के पास जो कि हर्षित भारद्वाज जी एक गाय छोड़ के गए थे कि भैया जब तक मैं हूं आप इसका ध्यान रखना। तो अब दीपक जी ने उस गाय के लिए क्या, एक आदमी रख लिया या एक एजेंसी से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया कि भैया तुम्हें डेली इन्हें खाना खिलाना है, गाय को इसका ध्यान रखना, साफ सफाई रखनी है। अब एज ए ट्रस्टी इन्होंने अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट किसी व्यक्ति के साथ किया है तो उस स्थिति में भी उसका स्पेसिफिक एनफोर्समेंट कराया जा सकता है। भैया यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो।